गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसएससी बाय एसएस सर। हमने जो सिटीजनशिप तक के जो भी आर्टिकल्स थे, आर्टिकल जो 11 तक जो आर्टिकल थे वो सब हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो अब हम लोग आगे जो है बात करने वाले हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉपिक चल रहा था वही आगे कवर करेंगे। आज हम आर्टिकल जो 12 है उससे स्टार्ट करने वाले हैं, आर्टिकल 12 के बारे में आगे देखते हैं आगे क्या है। फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये पार्ट जो है थर्ड जो पार्ट है उसके अंदर आते हैं फंडामेंटल राइट। पार्ट थर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो पार्ट थर्ड है उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स आते हैं। अब इसमें आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल इसमें 12 से लेके 35 तक जो आर्टिकल है, 12 से लेके 35 तक जो आर्टिकल है वो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर आर्टिकल दिए हुए हैं। तो देखते हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में थोड़ा बहुत, जो एक जो समरी है उसके बारे में जानते हैं कि फंडामेंटल राइट आखिर है क्या, कहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है, इंडिया के अंदर किस बेसिस पे इसको ऐड किया जाता है, उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सोसाइटी एंड एनी प्राइवेट इंडिविजुअल गवर्नमेंट। जो फंडामेंटल राइट्स है वो एक नॉर्मल जो पर्सन होता है उसको एक्सप्लॉइटेशन से बचाते हैं। किसके एक्सप्लॉइटेशन से? तो सोसाइटी के एक्सप्लॉइटेशन से, कोई जो प्राइवेट जो इंडिविजुअल है उसके एक्सप्लॉइटेशन से, या फिर गवर्नमेंट जो है उसके भी एक्सप्लॉइटेशन से हमें फंडामेंटल राइट्स बचाते हैं। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमें कुछ राइट्स देते हैं जिसकी वजह से हम लोग अपने कुछ राइट्स है उसके ऊपर कोई भी हमें उनसे रिलेटेड परेशान नहीं कर सकता, उनसे रिलेटेड हमें एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। वो हमारे पास राइट्स हैं, अपने अधिकार हैं। फंडामेंटल राइट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट। जो फंडामेंटल राइट है उनकी बात करें तो ये जो सभी प्रकार के जो डेवलपमेंट है, ऑल राउंड जो डेवलपमेंट है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। फंडामेंटल राइट आर गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्ट बाय सुप्रीम कोर्ट। जो फंडामेंटल राइट है उनकी बात करें तो ये दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। जो फंडामेंटल राइट है वो हर एक जो पब्लिक है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं और प्रोटेक्ट किए गए हैं ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर कोई भी जो फंडामेंटल राइट है उससे रिलेटेड हमें प्रॉब्लम होती है, वो हमने जो फंडामेंटल राइट्स है वो खत्म किए जाते हैं, उनके अगेंस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट्स में भी जा सकते हैं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट से प्रोटेक्ट करेगा। सुप्रीम कोर्ट अपने जो फंडामेंटल राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने का काम सुप्रीम कोर्ट का होगा और उस फंडामेंटल राइट्स को देने का काम जो है कॉन्स्टिट्यूशन का है। अब बात करें फंडामेंटल राइट जो है जस्टिसेबल है। अभी मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करेगा, इसका मतलब जस्टिसेबल है। इसके ऊपर हम लोग एनफोर्स कर सकते हैं कोर्ट्स के द्वारा, मतलब कोर्ट्स में भी हम इसकी इन मैटर्स पे जा सकते हैं। दे आर नॉट ओनली अनलिमिटेड, गवर्नमेंट कैन रेस्ट्रिक्ट देम ऑन लॉजिकल गवर्नमेंट ग्राउंड्स। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जो है उसे अनलिमिटेड कर सकती है, मतलब कि रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, रोक लगा सकती है इनके ऊपर। लेकिन रोक भी क्यों लगाएगी, उस चीज़ का भी एक लॉजिकल जो रीजन देना होगा, वो एक जो ठोस जो रीजन होगा वो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तभी इनके ऊपर रोक लग सकती है। और वो भी कुछ समय के लिए रोक लग सकती है, जैसे कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ रखी है या कुछ भी आ रखी है, तो उनके अंदर जो फंडामेंटल राइट्स होंगे उनका रेस्ट्रिक्शन होगा, उनका रुका होगा, लेकिन कुछ समय के लिए होगा और एक जो स्पेशल जो रीजन होता है उसके ऊपर ही होगा। फंडामेंटल राइट्स आर नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। जो फंडामेंटल राइट है वो नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की। इसमें जो है नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि इसके अंदर जो गवर्नमेंट जो है वो कुछ भी करने से बचती है, इसको अपने से दूर रखना ज़्यादा प्रेफर करती है। कुछ भी इसमें करने से डरती है एक तरीके से सरकार की, इसके अंदर कुछ भी ना किया जाए, ये हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। तो इसे ही नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं गवर्नमेंट की। फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो ये कहाँ पे स्टार्टिंग होती है इनकी, तो उसकी बात करें तो ये ब्रिटेन जो है उसके अंदर फर्स्ट टाइम जो है फंडामेंटल राइट्स दिए गए थे पब्लिक को। लेकिन जो कंट्री है यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया और भी बहुत सारी कंट्री, उन्होंने भी अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स को ऐड किया। मतलब कि पहले स्टार्टिंग तो ब्रिटेन के अंदर हो गई कि ब्रिटेन ने इसको सबसे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया कि फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं पब्लिक को, कि आपके पास में ये राइट्स है। उसके बाद में जो यूएसए है और फ्रांस जो है उन्होंने भी अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर इसको फंडामेंटल राइट्स को ऐड किया, और उसके बाद में इंडिया ने भी इसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया। ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स है उनको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा का मतलब जो ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो मैग्ना कार्टा है के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स है वही सब दे रखे, और इसी वजह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट थर्ड है उसकी बात करें तो उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्योंकि पार्ट थर्ड के अंदर क्या है, पार्ट थर्ड के अंदर जो है वो फंडामेंटल राइट्स है। और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट थर्ड के अंदर जब फंडामेंटल राइट्स है तो जो ब्रिटेन के जो फंडामेंटल राइट्स है उन्हें मैग्ना कार्टा कहते हैं, तो इंडिया का जो पार्ट थर्ड है उसे भी मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया कहते हैं। इन ओरिजिनली जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो फंडामेंटल राइट्स थे, जब शुरुआत के अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उस टाइम पे जो फंडामेंटल राइट थे वो 7 टाइप के थे। 7 जो फंडामेंटल राइट्स थे वो दिए गए थे स्टार्टिंग के अंदर। लेकिन धीरे धीरे जब गवर्नमेंट जब अपना काम करने लगी तो जो राइट टू प्रॉपर्टी का जो फंडामेंटल राइट था, आर्टिकल 31 जो था, ये गवर्नमेंट के जो भी काम करने के जो थे प्रोजेक्ट्स उनके अंदर ये सबसे ज़्यादा इशू क्रिएट कर रहा था, ये हरदम बीच में आ जाता था। तो इस वजह से इसको एबोलिश कर दिया गया, और एबोलिश कर दिया गया ये 44 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1978, इसको आपको ध्यान में रखना है। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 इसके अंदर किया, इसके थ्रू किया गया था। और अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, सिर्फ और सिर्फ ये राइट है, इसके ऊपर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। और ये किसके अंदर है? 300 ए के अंडर ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रह गया है मात्र।
इसमें ही आर्टिकल जो था 31, इसी के अंदर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है। जब इसको राइट टू प्रॉपर्टी को अबोलिश किया गया तो इस टाइम पे जो पीएम थे इनका नेम भी आपको याद रखना है। जो इस टाइम पे पीएम थे वो थे मोरारजी मोरारजी देसाई। जो मोरारजी देसाई थे वो इस टाइम पे पीएम थे जब राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था इसको एबोलिश किया गया था। इस टाइम पे मोरारजी देसाई जो थे वो पीएम थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे फंडामेंटल राइट्स के अंदर जो आर्टिकल्स हैं उनकी बात करेंगे वन बाय वन। तो जो आर्टिकल्स की बात करें फंडामेंटल राइट के अंदर, आर्टिकल्स मैंने आपको पहले ही बता दिए। 12 से लेके जो 35 तक जो आर्टिकल रहने वाले हैं वो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैं। पार्ट जो थर्ड है उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल हैं, पार्ट थर्ड में जो है वो फंडामेंटल राइट्स है। और फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो इसमें जो आर्टिकल है वो 12 से 35 तक है। ये तीनों चीज़ें आपको रिलेट करके ही याद रखनी है, तीनों चीज़ें आपको आपस में याद रखनी है। कोई भी ट्रिक जो है वो मैं आपको बोलूँगा कि बहुत कम चीज़ों के अंदर आप ट्रिक यूज़ कीजिए। ट्रिक से अच्छा है आप जो मेन जो चीज़ है उसी को याद कीजिए, वो ज़्यादा आपको याद रहने वाली है, कन्फ्यूज़न कम रहने वाला है। ट्रिक्स में अगर आप फंसोगे तो ट्रिक्स कुछ समय के लिए याद रहेंगी, लेकिन जब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएंगे तो उस टाइम पे जो कन्फ्यूज़न का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहने वाला है। तो इससे अच्छा है कि आप जो मेन जो चीज़ है उसी को याद करें, जो मेन जो कॉन्सेप्ट है, मेन जो है उसी को आप याद करोगे तो वो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। आर्टिकल 12 की बात करें तो आर्टिकल 12 जो है उसके अंदर डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट, जो स्टेट है उसकी जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल 12 के अंदर दी है। इसके अंदर जो ट्रम जो स्टेट है, अभी स्टेट जो ट्रम है उसको किस किस चीज़ के लिए बताया गया है। जो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो हो गई, पार्लियामेंट हो गया, ठीक है, ये दोनों हो गई। अब ऐसे ही स्टेट की गवर्नमेंट हो गई, और स्टेट की जो लेजिस्लेचर है वो हो गई, ठीक है। उसके बाद में जो लोकल जो अथॉरिटी है वो हो गई। उसके बाद में जो और भी कोई भी अथॉरिटी है तो वो हो जाती है। तो इन सब की जो डेफिनेशन है वो आर्टिकल 12 के अंदर जो है दी हुई है। आर्टिकल 12 के अंदर ये सभी डेफिनेशन दी हुई है। अब बात करें तो इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर द स्टेट इंक्लूड द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेटर ऑफ ईच स्टेट्स एंड ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो भी मैंने आपको बताया इसके अंदर जो डेफिनेशन है, स्टेट को जो डिफाइन किया गया है, स्टेट की जो डेफिनेशन दी गई है उस बेसिस में जो किया गया है। इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और जो पार्लियामेंट है इंडिया का वो, और स्टेट की जो गवर्नमेंट है, स्टेट का जो लेजिस्लेचर है और जो लोकल जो अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, कोई भी अदर जो अथॉरिटीज़ हैं उनसे रिलेटेड जो भी कुछ है वो आर्टिकल 2 के अंदर जो डेफिनेशन है वो दे रखी है। अब आर्टिकल 13 की बात करते हैं तो आर्टिकल 13 के अंदर जो मेन चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि आर्टिकल 13 के अंदर दिया है लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। मतलब कि जो भी लॉ होंगे, जो भी लॉ है जो कि इनकंसिस्टेंट है, जो इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट, तो उनको वॉइड कर दिया जाएगा। और ये वॉइड करेगा कौन? जो वॉइड जो करेगा वो इसको करेगा जुडिशरी जो होगी वो इसे वॉइड कर देगी। अब जो इनकंसिस्टेंसी की बात करें मतलब कि कोई भी ऐसा लॉ हो या रूल हो जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट बनाया गया हो तो उसे वॉइड कर दिया जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा जुडिशरी के द्वारा, एक जो जुडिशियल जो रिव्यू है वो करके। अब इसमें जो है आर्टिकल 13 में ही जो पावर है, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ये दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। आर्टिकल 13 के अंदर ही दी गई है। आर्टिकल 13 के अंदर ही जो पावर ऑफ जुडिशियल है रिव्यू की वो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 13 से ही दी गई है। आर्टिकल 13 से ये क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, ये जो कोई भी लॉ होगा जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है या फिर उनको कम कर रहा है या फिर उनको हटा रहा है, तो उसके अगेंस्ट जाके जुडिशियल रिव्यू करके जो सुप्रीम कोर्ट है या जुडिशरी जो है वो उस रूल को वॉइड कर देती है या दल कर देती है, हटा देती है, दल कर देती है। ये जुडिशरी कर सकती है। इसके अंदर तो आर्टिकल 13 दी गई है। और ये किन किन बेसिस पे कर सकती है तो उसके बारे में आर्टिकल 13(1) के अंदर दे रखा है कि कोई भी ऐसा लॉ हो जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले या कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में आया हो जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रहा हो तो उसे जुडिशरी जो है वो वॉइड कर सकती है, जुडिशरी जो है वॉइड कर सकती है। आर्टिकल 13(2) की बात करें तो इसके अंदर ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉज थे उनको भी जो है जुडिशरी जो है वो खत्म कर सकती है अगर वो जो है फंडामेंटल राइट्स जो है उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, उनके खिलाफ में कोई रूल हो। कॉन्स्टिट्यूशनल जो लॉ है, पोस्ट और प्री मतलब पहले और बाद के जो लॉ होंगे उन्हें दोनों को ही वॉइड कर सकती है, खत्म कर सकती है। आर्टिकल 13(1) और 13(2) के अंदर ये दिए। आर्टिकल 13(3) है उसके दो पार्ट है, ए और बी। ए के अंदर जो है वो ये बताया गया है कि जो लॉ है उसकी डेफिनेशन दी है। लॉ क्या होता है? लॉ की बात करें तो लॉ जो होगा वो ऑर्डिनेंस से, कोई भी ऑर्डिनेंस आता है, ऑर्डर आता है, बाय लॉ रूल आता है, रेगुलेशन होता है, नोटिफिकेशन होता है, कस्टम होता है, इन सभी को जो है वो लॉ बोला गया। जो डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन है ये, डेफिनेशन ऑफ लॉ जो होगी, डेफिनेशन ऑफ लॉ वो 13(3) के ए के अंदर दी हुई है।
आर्टिकल जो 13(3) का जो बी पार्ट है उसकी बात करें तो इसके अंदर जो आर्टिकल 13(1) और 13(2) है उसके बीच में जो डिफरेंस वो दिया गया है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है वो दिया है आर्टिकल 3 के बी पार्ट के अंदर। आर्टिकल जो 4 की बात करें, आर्टिकल जो ये 4 है ये स्टार्टिंग में नहीं था लेकिन ये बाद में ऐड किया जाता है 24th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एक्ट था उसके जरिए 1971 के अंदर। ये बात आपको याद रखनी है कि 24th जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था वो 1971 के अंदर होता है और इसके अंदर जो 13 का जो 4 पार्ट है वो ऐड किया जाता है। और इसके अंदर ये है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। जो इस जो आर्टिकल जो है इसके अंदर कोई भी जो अमेंडमेंट है वो अप्लाई नहीं किया जा सकता कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। आर्टिकल जो 368 है उसके अंदर जो अमेंडमेंट का जो 368 जो आर्टिकल है उसके थ्रू जो है इसके अंदर कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता आर्टिकल के अंदर। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 13 के बारे में। फिर से मैं आपको बता दूं जो मेन जो बात याद रखनी है आर्टिकल 13 को लेके वो ये है कि इसके अंदर जो है 13 के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उसको पावर दी जाती है जुडिशियल रिव्यू की, आर्टिकल 13 में ही दी जाती है। और ये एक कोई भी जो लॉ होगा, कोई भी जो नियम होगा जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो तो उसके जो उसको वॉइड करने के लिए ये आर्टिकल 13 है। और यही सब जो मेन जो बात है वो आर्टिकल 13 से रिलेटेड याद रखिए, इतना ज़्यादा खास नहीं पूछा जाता है। आजकल जो अभी जो स्टेटमेंट्स के जो क्वेश्चन आ रहे हैं इस वजह से मैंने आपको सारी बातें जो है क्लियर की है, थोड़ा थोड़ा सबके जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर किए हैं। इससे आपको जो बेसिक जो है नॉलेज वो मिल जाएगा आर्टिकल 13 का कि आर्टिकल 13 में कौन से पार्ट के अंदर क्या पूछा गया है। अब बात करें तो आगे नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स की। इतनी देर से हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में बोले जा रहे हैं तो आखिर ये है कौन से फंडामेंटल राइट्स है क्या? तो ये जो है आर्टिकल जो राइट टू जो इक्वलिटी की बात करें, राइट टू इक्वलिटी जो है ये फंडामेंटल राइट, अपना फर्स्ट जो फंडामेंटल राइट है वो राइट टू इक्वलिटी है। अब इसके आर्टिकल की बात करें तो इसके अंदर जो आर्टिकल रहने वाले हैं वो 14 से लेके जो 18 तक जो आर्टिकल है वो राइट टू इक्वलिटी के ही आर्टिकल होंगे। सेकंड जो फंडामेंटल राइट की बात करें तो इसके अंदर राइट टू फ्रीडम जो है उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स रहने वाले हैं वो रहेंगे। और इसमें आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक जो आर्टिकल है वो राइट टू फ्रीडम के रहने वाले हैं और ये सेकंड नंबर का फंडामेंटल है राइट टू फ्रीडम। अब आर्टिकल 3 की बात करें, आर्टिकल 3 के अंदर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। जो एक्सप्लॉइटेशन है उसके अगेंस्ट में, उसके विरोध में जो राइट्स मिलते हैं उनके बारे में बात करेंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। इसमें आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल जो 23 और 24 है वो रहने वाले हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन के। आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट जो 4 है उसके अंदर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जो रिलीजन जो है, धर्म जो है उसकी जो है फ्रीडम है कि आप जो मन चाहे वो जो रिलीजन है आप रख सकते हैं, उसका आपको अधिकार दिया जाता है। इसमें जो आर्टिकल की बात करें तो 25 से लेकर 28 तक, 25 से लेकर 28 तक जो आर्टिकल रहने वाले हैं वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के रहने वाले हैं। और जो फंडामेंटल राइट की बात करें 5 की तो इसके अंदर कल्चरल एंड जो एजुकेशनल जो राइट्स है वो इसके अंदर दिए हुए हैं। अब इसमें जो मतलब कि कल्चर से रिलेटेड आप कल्चर कुछ भी हो, और जो एजुकेशनल जो राइट्स है आपके की जो एक जो प्राइमरी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए, इससे रिलेटेड जो भी आपके फंडामेंटल राइट्स है वो जो 5 जो फंडामेंटल राइट है उसके अंदर है। इसमें आर्टिकल की बात करें तो इसमें आर्टिकल जो रहने वाले हैं वो आर्टिकल 29 और जो 30 जो आर्टिकल है वो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के ही आर्टिकल रहने वाले हैं। अब जो फंडामेंटल राइट जो 6 जो है उसकी बात करें तो इसके अंदर आता है कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। जो इसमें आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल जो है वो 32 इसका रहने वाला है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो रेमेडीज है मतलब कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है उसके लिए आपको राइट है कि वो आपको मिले, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में है उससे आपको वो सब चीज़ें आपको मिले, उससे रिलेटेड जो राइट्स है वो आपको दिए गए हैं फंडामेंटल राइट के अंदर, जो कि है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो आर्टिकल 32 कवर करता है इसको। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट जो है हम एक एक करके हर जो फंडामेंटल राइट्स है उनके बारे में देखेंगे और उनमें भी एक एक जो आर्टिकल होगा वो सभी के सभी आर्टिकल चाहे वो यूज़ का हो या ना हो सभी आर्टिकल के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट आता है आर्टिकल जो है राइट टू इक्वलिटी। सबसे पहला जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी जो है इसके अंदर आर्टिकल जो 14 है वो रहने वाला है, आर्टिकल 14 जो है वो रहने वाला है राइट टू इक्वलिटी का। राइट टू इक्वलिटी का जो आर्टिकल रहने वाला है वो है आर्टिकल 14। अब आर्टिकल 14 में क्या दिया गया, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो आर्टिकल 14 में दिया हुआ है, मतलब कि जो स्टेट जो होगा वो डिनाई नहीं कर सकता किसी भी पर्सन को, किसी भी आदमी को इक्वलिटी के लिए। किसी भी आदमी को जो स्टेट है वो स्टेट की जो डेफिनेशन है वो मैंने आपको बता चुका हूँ पहले ही। तो ये है कि जो स्टेट जो होगा वो डोंट डिनाई, वो मना नहीं कर सकता किसी भी पर्सन को कोई भी जो इक्वलिटी है, इक्वलिटी के लिए लॉ के लिए जो इक्वलिटी है उससे मना नहीं कर सकता। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, जो प्रोटेक्शन है लॉज की उससे भी मना नहीं कर सकता कोई भी स्टेट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की जो टेरिटरी है उसके अंदर। अब इसमें भी आपको मैं कुछ बताना चाहूँगा की बात कर रहे थे हम लोग। आर्टिकल 14 में हम लोग बोल रहे थे कि कोई भी स्टेट जो है, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, जो स्टेट जो है वो मना नहीं कर सकता किसी भी पर्सन को कौन सी चीज़ों के लिए। तो इसमें 2 चीज़ें थी, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इक्वलिटी बिफोर लॉ के लिए जो है स्टेट मना नहीं कर सकता, और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ।
तो ये दो दो चीज़ें जो थी वो आर्टिकल 14 के अंदर दी गई। अब इसमें बात करें, आपको जो बेसिक जो चीज़ें हैं वो बता देता हूँ मैं पहले। अब ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है ये लिया गया है यूके से, ये यूके से लिया गया है, टेकन फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटेन से लिया गया है। सबसे मेन बात, ब्रिटेन से, यूके जो ब्रिटेन है वहाँ से लिया गया है, टेकन। ठीक है, अब इसमें बात करें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये जो लिया गया है यूएसए से लिया गया है, यूएसए से टेकन किया गया है। ठीक है, अब इसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ ये क्या चीज़ के बारे में दिया गया है, इसमें क्या समझाना चाहता है, ये किससे रिलेटेड है, तो इसमें ये बताया जाता है कि कोई भी जो स्पेशल जो ट्रीटमेंट है, स्पेशल जो ट्रीटमेंट है वो किसी को भी निवन जो कोई भी जो है होल्ड कर रहा हो, कोई ऑफिस की जो रैंक है, कोई भी रैंक हो गई, रूल ऑफ लॉ हो गया, तो वो उसे जो है स्पेशल कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाना है लॉ के अंदर। जो लॉ जो है, जैसे कि कोई भी बड़ा जो है कि आप जैसे कि अब आप देख लीजिए, जैसे कि कोई भी लॉ है उसके अगेंस्ट इक्वलिटी, मतलब कि दो इंसान है, कोई भी लॉ था, इंडिया का कोई कानून था, उसके अंदर दो इंसान थे, उन्होंने क्या है उस लॉ को तोड़ दिया, उस लॉ को तोड़ दिया, तो एक जो इंसान था वो अच्छा पैसे वाला था, अच्छा पावरफुल इंसान था, तो उसके लिए उसे छोड़ दिया जाए, स्पेशल जो ट्रीटमेंट है वो देके उसे तो छोड़ दिया जाए, और जो दूसरा जो था वो बेचारा गरीब था, मिडिल क्लास था, तो उसे सजा दे दी जाए, उसे सजा दे दी जाए। तो ऐसा कोई भी जो है वो डिफरेंस नहीं होगा, ऐसा कोई भी जो डिफरेंस है वो नहीं होने वाला है, सबको इक्वलिटी मिलेगी लॉ के अंदर, किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। कोई भी ऐसे इंसान को जो कि होल्ड कर रहा हो कोई ऑफिस, यदि ऑफिस, कोई भी ऑफिस या फिर कोई भी रैंक होल्ड कर रहा हो वो, तो उसे मतलब कोई स्पेशल जो ट्रीटमेंट है वो नहीं दिया जाना है किसी भी लॉ के अंदर। अब इसमें कुछ जो एक्सेप्शंस हैं उनकी भी बात करते हैं। एक्सेप्शन की बात करें तो जो है वो ये है कि जो एक्सेप्शंस की बात करें, एक्सेप्शंस में आते हैं जैसे कि प्रेसिडेंट हो गया, प्रेसिडेंट, एमएलए, एमपी, ये जो है इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। कोई भी जो सिविल जो मैटर है, सिविल जो मैटर है, सिविल जो मैटर है उसके ऊपर इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये एक्सेप्शन है, मतलब कि एक तरीके से हम लोग बात कर रहे हैं कि किसी को भी, कोई भी जो ऑफिस की जो रैंक है, ऑफिस को जो होल्ड कर रहा है, उसे कोई भी स्पेशल जो ट्रीटमेंट है वो नहीं मिलेगा। और दूसरी तरफ हम लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो प्रेसिडेंट होंगे, एमएलए होंगे और जो एमपी होंगे उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता सिविल जो मैटर्स है उनके ऊपर। तो दोनों ही बात है, तो ये अपने लिए एक्सेप्शन है, इनको ध्यान रखना है एक्सेप्शंस को। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करें, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करें तो ये जो है यूएसए से लिया गया है, ये मैंने आपको बता दिया। इसमें क्या है कि इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट अंडर इक्वल सर्कमस्टेंसेज, इट मींस मतलब कि इक्वलिटी मिलनी चाहिए, इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट, सभी को एक तरीके का जो ट्रीटमेंट है, इक्वलिटी है उसके अंदर मिलनी चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो उसके अंदर सभी का जो है उनको मिलना चाहिए, इक्वलिटी मिलनी चाहिए। ये इसका मतलब क्या है, किसी को भी जैसे स्पेशल जो फेवर है, स्पेशल फेवर जो है वो दिया जाता है, स्पेशल जो फेवर है वो दिया जाता है इसमें। और ये स्पेशल फेवर किसको दिया जाता है, स्पेशल फेवर उनको दिया जाता है कि जो पुअर हो, गरीब हो, वीकर हो, और वीकर जो सेक्शंस है, वीकर सेक्शंस को इनको जो है स्पेशल फेवर दिया जाता है, जिससे कि जो रिच है और जो पुअर है वो इक्वल हो सके। तो इक्वल जो प्रोटेक्शन है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इसीलिए दिया जाता है, जो रिजर्वेशन जो है वो भी इसीलिए दिया जाता है ताकि सभी जो है वो इक्वल हो। और इसी में बात करें तो जो बीपीएल जो है, बीपीएल जो है उनको दिया जाता है, वुमेन्स हो गई उनको भी रिजर्वेशन दिया जाता है, और जो सीनियर सिटीजन हो गए, सीनियर सिटीजन हो गए उनको दिया जाता है। और बात करें तो जो हिली एरिया है, हिली एरिया की बात करें तो हिली एरिया में क्या होती है कि जो हाइट होती है, हाइट जो होती है वो कम होती है, हाइट जो होती है वो कम होती है। तो जो आर्मी है उसके अंदर जो हाइट की जो मेजरमेंट है वो जो समय को देखते हुए बनाई जाती है, लेकिन जो हिली एरिया के जो पीपल है उनके लिए इसके अंदर जो रिलैक्सेशन है वो दी जाती है हाइट के अंदर, क्योंकि वहाँ पे जो हाइट है वो बहुत ही कम रहती है कंपेयर किया जाए तो बाकी जो अदर जो पीपल्स जो इंडिया के अंदर है उनके कंपेरिजन में हिली एरिया के जो पीपल्स है जो है उनकी जो हाइट है वो कम रहती है। तो इसलिए उनको साथ में भेदभाव ना हो, इसीलिए उनको इक्वलिटी देने के लिए, इक्वल प्रोटेक्शन देने के लिए जो है उनको रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब इसमें भी एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन ये है कि जो प्रेसिडेंट और जो गवर्नर है, प्रेसिडेंट एंड जो गवर्नर है उनको कभी भी, गवर्नर और प्रेसिडेंट को अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब तक उनका देयर टेन्योर, जब तक उनका टेन्योर हो, जब भी उनका टेन्योर हो तब तक उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। ये इसके अंदर एक्सेप्शन है। तो ये थी बात पूरी की पूरी आर्टिकल 14 के बारे में, मैंने आपको पूरा बताया है कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो क्या चीज है, और इक्वल जो प्रोटेक्शन है लॉ की तो वो क्या है। इक्वल प्रोटेक्शन में सभी को बराबर किया जाता है, सभी को इक्वल किया जाता है। अगर कोई वीकर है, कोई पुअर है, तो उसको भी इक्वल किया जाता है। जैसे कोई भी जो उनको स्पेशल जो फेवर देके, स्पेशल जो फेवर देके उनको भी इक्वल किया जाता है। और इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करें तो इसमें जो है वो लॉ में सभी को जो इक्वल जो
दी गई है, इक्वलिटी जो दी गई है वो लॉ के अंदर दी गई है कि सभी के लिए जो रूल्स है, जो लॉ है वो बराबर होंगे, चाहे कोई ऑफिस होल्ड कर रहा हो या फिर कोई भी रैंक होल्ड कर रहा हो। तो ये चीज़ ना देखते हुए भी सभी के लिए जो रूल्स जो होंगे वो उनके अंदर जो इक्वलिटी है वो बराबर रहने वाले हैं। तो ये पूरा पूरा आर्टिकल 14 के अंदर दिया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आर्टिकल नंबर जो 14 है वो आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अब बात करते हैं आर्टिकल जो 15 है, आर्टिकल नंबर जो 15 है उसके बारे में। आर्टिकल नंबर जो 15 है उसी में भी राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड ही आर्टिकल है ये। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, लॉज का इक्वल प्रोटेक्शन। इसमें मेन जो बात करें वो है कि इक्वलिटी 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 ऑफ स्टेटस, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस के बारे में इसमें ज़्यादा मेन जो बात है वो की गई है। प्रोहिबिटेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, प्रोहिबिटेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी, इन जो धर्म, जाति, जो जन्म हो गया, बर्थ का जो प्लेस हो गया जन्म का, वो सेक्स से रिलेटेड, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड किसी के भी प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर आर्टिकल 15 है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। मतलब कि इसमें भी फर्स्ट जो पॉइंट है उसकी बात करें तो वो ये है कि कोई भी जो स्टेट है वो स्टेट की डेफिनेशन यहाँ पे स्टेट वाली नहीं होगी। स्टेट की डेफिनेशन जो पहले हमने कर चुकी है वही रहेगी। स्टेट मतलब कि पूरे स्टेट के अंदर कोई भी, यहाँ पे स्टेट से रिलेटेड आप इंडिया मान लीजिए, इंडिया में कहीं पे भी किसी भी सिटीजन के प्रति, किसी भी सिटीजन के प्रति जो जाति, धर्म, इन सब चीजों पे लेके कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं दिखना चाहिए। और सेकंड जो बात करें, सेकंड है नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्टेड टू एनी रेस्ट्रिक्शन विद रिगार्ड्स टू एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। मतलब कि इन सब चीज़ों के ऊपर कोई भी इंसान, दुकान या फिर कोई पब्लिक रेस्टोरेंट है वहाँ पे, कोई भी होटल है, कोई भी ऐसा प्लेस है इंटरटेनमेंट का, सिनेमा या फिर कोई और जो जगह है वहाँ पे, उसके ऊपर उन जगह पे इन सब चीज़ों को लेके किसी भी सिटीजन के साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। स्टेट, ये थर्ड की बात करें कि यहाँ पे स्टेट हैज़ पावर टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। स्टेट के पास में अधिकार है कि वो महिलाएं और जो बच्चे हैं उनसे उनके रिलेटेड जो स्पेशल जो प्रोविजंस हैं वो बना सकते हैं, स्पेशल फेवर कर सकते हैं वुमेन और चिल्ड्रन से रिलेटेड। 4 की बात करें तो इसमें भी एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस की बात करें तो इट हैज़ ए मेंशन ऑफ रिजर्वेशन, यहाँ पे जो है रिजर्वेशन को मेंशन किया गया। स्टेट हैज़ पावर टू मेक स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल जो प्रोविजंस है वो बना सकता है स्टेट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशल, कोई भी सोशल और एजुकेशनल जो बैकवर्ड क्लास है उनके जो सिटीजन है उनके लिए, और फॉर द शेड्यूल कास्ट, जो शेड्यूल कास्ट है और जो शेड्यूल ट्राइब है, SC ST या फिर कोई भी जो एजुकेशन या सोशल तरीके से जो बैकवर्ड क्लास है, उन इन तीनों के लिए स्टेट जो है वो स्पेशल जो है प्रोविजंस जो है बना सकती है। इनको कुछ स्पेशल जो फेवर्स जो है वो स्टेट जो है वो दे सकता है। ये बात है 4 के अंदर। 5 की बात करें तो 5 जो है वो 93rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2005 में, उसकी वजह से ये आता है। स्टेट हैज़ राइट टू मेक स्पेशल रिजर्वेशन, स्टेट के पास में स्पेशल रिजर्वेशन का राइट है फॉर द डेप्रिव्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास इफ इट फील दैट इट इज नेसेसरी फॉर द बेनिफिट एंड वेलफेयर। यदि स्टेट के पास में राइट है कि वो क्या है स्पेशल जो रिजर्वेशन है वो दे किसी भी जो डेप्रिव्ड जो क्लासेस है उनके लिए या फिर कोई बैकवर्ड क्लास है उनके लिए जो है स्पेशल दिया जाए कुछ भी रिजर्वेशन, यदि ऐसा महसूस होता है कि इससे जो है ज़रूरत है कि बेनिफिट और जो वेलफेयर की उनके, तो ये देने के लिए स्टेट के पास में पावर है। और ये 93rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2005 का, उसके जरिए इसके अंदर ऐड किया गया है। ये डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि कोई भी तरीके का, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जैसे कि पहले जो नहाने के ऊपर जो घाट्स थे, जो कुएं थे, उनके ऊपर क्या था, रोड के जो टैंक्स थे उनके ऊपर वो होता था कि जो एक जो कास्ट के जो है वो कुएं हुआ करते थे, कोई जो नीची जो कास्ट जो थी उनको घाट्स के ऊपर नहाने के लिए, घाट्स पे जो नहाने की जो थी वो अनुमति नहीं हुआ करती थी। उस टाइप का जो डिस्क्रिमिनेशन था जो पहले होता था वो एक तरीके से पूरा पूरा अबोलिश कर दिया गया इस आर्टिकल के बाद में, कि किसी भी प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो नहीं होगा। इसका जो ध्यान है वो आर्टिकल 5 रखता है कि किसी भी प्रकार से किसी के भी साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सभी को एक इक्वल जो स्टेटस है वो मिलना चाहिए। ये बात आर्टिकल 5 के अंदर मेंशन है। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल नंबर 16 के बारे में। आर्टिकल नंबर 16 की देखें तो ये भी आर्टिकल जो है राइट टू इक्वलिटी का ही है। आर्टिकल जो राइट टू इक्वलिटी है ये 14 से 18 तक जितने आर्टिकल होते हैं सभी के सभी राइट टू इक्वलिटी के होते हैं। तो यही आर्टिकल अभी चल रहे हैं। तो आर्टिकल नंबर 16 की बात करें तो आर्टिकल नंबर 16 में है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी मिलनी चाहिए वो उसके बारे में आर्टिकल नंबर 16 में दिया हुआ है। इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है या फिर जो गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयमेंट होती है, जो गवर्नमेंट जो जॉब्स है, गवर्नमेंट जो जॉब्स है उनके अंदर जो इक्वलिटी की बात की जाए, इक्वलिटी की बात की जाए, अपॉर्चुनिटी की, सभी को जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले किसी भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर या फिर पब्लिक जो एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर जो है इक्वल जो है अपॉर्चुनिटी मिले, उससे रिलेटेड
रिलेटेड जो भी रूल्स होंगे वो आर्टिकल नंबर 16 के अंदर है, इक्वलिटी टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे सबसे पहली जो बात है वो ये है कि नो डिस्क्रिमिनेशन इन गवर्नमेंट जॉब्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, रेजिडेंस एंड डिसेंस। मतलब कि इसमें यह है कि किसी भी प्रकार का जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, वो नहीं होना चाहिए। कोई भी जो गवर्नमेंट जॉब है या किसी भी प्रकार की कोई भी जॉब हो उसके अंदर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए किस चीज़ों को लेके। कोई भी जैसे रेस मतलब कि कोई वंश या जाति, तो उस चीज़ को रेस बोलते हैं। वंश मान लीजिए, वंश जो है, वंश जो हो गया वो रेस, किसी भी वंश को, धर्म को, जाति को या उसके जो जन्म का स्थान है उससे लेके, सेक्स से लेके, उसका जो क्षेत्र है उससे लेके, उसका जो भी चीज़ आती है, इन सब चीज़ों को लेके जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, भेदभाव जो किया जाता है, वो जो है गवर्नमेंट जॉब की जो अपॉर्चुनिटी है उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। इसके अंदर जो एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन इसमें यह है कि पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेजिडेंस एज कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो पार्लियामेंट है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है रेजिडेंस की एक कंडीशन एम्प्लॉयमेंट की। जैसे कि बैंकिंग की जो जॉब होती है उसके अंदर जो है वहाँ पे रूल होता है कि आपको किसी भी जो है स्टेट, उसके अंदर अगर आपको जॉब करनी है तो वहाँ की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो इसके अंदर वही है कि पार्लियामेंट जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है रेजिडेंस को कि वहाँ का ही जो है वो हो भरे। इस टाइप से कुछ जो जॉब्स होती है उनके अंदर पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है, मेंशन कर सकती है कि रेजिडेंस यहाँ का ही होना चाहिए कंडीशन के तौर पे। उनके अंदर ये एक्सेप्शन आते हैं, ये कुछ जो जॉब्स होती है वो। गवर्नमेंट हैज गिवन 27% रिजर्वेशन टू ओबीसी। जो गवर्नमेंट जो है उसने क्या किया है कि 27% जो रिजर्वेशन है वो ओबीसी को दे दिया है। 27% जो रिजर्वेशन है वो ओबीसी को दे दिया है। गवर्नमेंट जो जॉब्स है उनके अंदर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ मंडाल कमीशन 1979, जो इसकी जो ओबीसी को जो रिजर्वेशन देने का जो डिसीजन था वो किसके रिकमेंडेशन पे हुआ था, किसके जो रिकमेंडेशन पे हुआ था, तो ये आपको कमीशन जो है वो याद रखना है। जो मंडाल जो कमीशन था उसके ऊपर हुआ है ये, और ये कब 1979 की बात है। अब बात करें रिजर्वेशन की, जो रिजर्वेशन जो है वो इंप्लीमेंटेड किया गया 1990 के द्वारा। जो 1990 था उस टाइम पे जो रिजर्वेशन है वो इंप्लीमेंट किया जाता है, और ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये वीपी सिंह जो है, वीपी सिंह जो थे उनकी जो गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको इंप्लीमेंट किया था। और बाद में इट वाज ऑल्सो वैलिडेट बाय सुप्रीम कोर्ट। और ये बाद में जो है, पहले तो इसको जो वीपी सिंह की जो गवर्नमेंट थी उसने इसको इंप्लीमेंट किया, लेकिन बाद में जो सुप्रीम कोर्ट जो थी उसने भी इसको वैलिडेट किया था 1993 के अंदर। इसकी जो ईयर से आप ध्यान रखें तो अच्छी बात है, बाकी इतना जरूरी नहीं रहने वाला है। बाय 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 गवर्नमेंट हैज गिवन 10% रिजर्वेशन टू ईडब्ल्यूएस। जो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शंस थे जनरल कैटेगरी के अंदर, ईडब्ल्यूएस जो है वो जनरल कैटेगरी के अंदर जो इकोनॉमिकल जो वीकर जो सेक्शंस थे, जो समर्थ नहीं थे, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, उनके लिए जो ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है वो बनाई गई, और उसको जो है 10% का जो रिजर्वेशन है वो दिया गया। और ये 10% का रिजर्वेशन जो है 2019 के अंदर दिया जाता है, और ये 103 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है उसके जरिए दिया जाता है। ये गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जो है रिजर्वेशन दे दिया गया है, ईडब्ल्यूएस को 10% जो है रिजर्वेशन दिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। गवर्नमेंट कैन गिव रिजर्वेशन टू सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन गवर्नमेंट जॉब। जो गवर्नमेंट जॉब है उनके अंदर जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, जो सोशली और जो एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेज है उनको रिजर्वेशन दे सकती है। ये सारी बातें जो है आर्टिकल 6 के अंदर है। टोटली जो है मतलब कि जो भी सिटीजन होगा इंडिया का उसको पूरा जो है इक्वलिटी मिलेगी। किसी भी जो गवर्नमेंट जॉब है उसके अंदर रिजर्वेशन से लेके अगर वो पीछे रह जाता है, उनकी जो क्लास है वो बैकवर्ड रह जाती है, तो उनको रिजर्वेशन देके जो इक्वलिटी जो है वो मिलेगी। ये आर्टिकल 16 के अंदर दिया है। आर्टिकल नंबर जो 17 उसकी बात करते हैं हम नेक्स्ट। आर्टिकल नंबर 17 है, इसकी बात करेंगे। आर्टिकल नंबर 17 जो है उसके अंदर है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। जो अनटचेबिलिटी जो थी, अनटचेबिलिटी छुआछूत जो थी, उसका जो अबोलिशन होता है, उसको जो खत्म किया जाता है वो आर्टिकल नंबर 17 में किया जाता है। अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1976, जो 1976 का जो सिविल राइट जो एक्ट था वो क्या करता है, वो ये डिसाइड करता है, वो ये बताता है कि जो अनटचेबिलिटी है वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। ये एक पनिशेबल जो है दंडनीय अपराध है, पनिशेबल दंडनीय अपराध। तो इसके बारे में, अनटचेबिलिटी के बारे में थोड़ा और देखते हैं। अनटचेबिलिटी जो है वो सबसे पहले इसके ऊपर जो लॉ बनाया गया वो 1955 में बनाया जाता है। इसके ऊपर अनटचेबिलिटी पे सबसे पहला जो लॉ था वो 1955 में बनाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में जो है 1976 के अंदर ये सिविल राइट एक्ट आके इसे पूरी तरीके से पनिशेबल ऑफेंस जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। तब जो होता है, जो एबोलिशन होता है वो होता है अनटचेबिलिटी का।
दूसरी बात करें जो अनटचेबिलिटी है उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अनटचेबिलिटी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है अनटचेबिलिटी को कि अनटचेबिलिटी क्या है क्या नहीं है। इसके बारे में जैसे आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज़ के बारे में जैसे स्टेट का यूज़ किया है तो स्टेट को भी डिफाइन किया है कि स्टेट क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी गई है। वैसे ही लॉ की बात करें, हमने जब लॉ के बारे में देखा था तो उसमें जो है लॉ के बारे में भी आपको एक अलग से जो क्लोज दे के बताया गया है कि लॉ क्या है क्या नहीं है आर्टिकल 13 के अंदर। तो उसी तरीके से जो अनटचेबिलिटी है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है इसको अनटचेबिलिटी को। और जो सिविल राइट एक्ट जो आया 1976 के अंदर, इसके अंदर भी जो अनटचेबिलिटी है उसको डिफाइन नहीं किया गया है कहीं पे भी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया है। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग जो अनटचेबिलिटी है वो एक जो सोशल जो है सोशल एक्सक्लूजन वो है। सोशल एक्सक्लूजन है किस बेसिस पे है? जो बर्थ होता है किसी भी इंसान का जो बर्थ होता है उस बेसिस पे है। किसी एक जो स्पेसिफिक जो कास्ट होती है उसके अंदर अगर किसी का बर्थ हो गया तो वो उसके प्रति एक सोशल एक्सक्लूजन हो जाता है, उससे दूरी बनाते हैं लोग। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ये डिफाइन किया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिफाइन किया है अनटचेबिलिटी को कि ये एक सोशल एक्सक्लूजन है किसी भी इंसान के प्रति। यदि वो एक जो स्पेसिफिक जो कास्ट होती है उसमें अगर यदि वो बर्थ ले लेता है तो उससे सब लोग सोशली जो है दूर होने लगते हैं। तो यही जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक जो है डिफाइन किया है अनटचेबिलिटी को। बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अनटचेबिलिटी को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है। सिर्फ आर्टिकल 17 हमें ये बताता है कि जो अनटचेबिलिटी है उसका एबोलिशन जो है कर दिया गया है और ये एक अब पनिशेबल जो है ऑफेंस है। और ये सिविल राइट एक्ट जो 1976 में आया उसके अंडर इसको चेंज किया गया, इसको पनिशेबल ऑफेंस जो है वो डिक्लेयर किया गया। और इसके ऊपर जो सबसे पहला जो लॉ बना था वो 1955 के अंदर बना था। ये बातें आपको ध्यान रखनी है आर्टिकल नंबर जो 17 है उससे रिलेटेड। अब आर्टिकल नंबर जो 18 है उसकी बात करेंगे। आर्टिकल नंबर जो 18 है वो लास्ट जो है वो आर्टिकल है राइट टू इक्वलिटी का। राइट टू इक्वलिटी का लास्ट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 18 एबोलिशन ऑफ टाइटल। जो पहले जो हर व्यक्ति को जो टाइटल दिए जाते थे, टाइटल दे दिए जाते थे तो उसका पूरी तरीके से एबोलिशन हो जाता है, टाइटल्स का एबोलिशन हो जाता है। स्टेट जो होगा, जो कंट्री जो होगी वो किसी को भी जो है वो टाइटल नहीं दे सकती। टाइटल मतलब कि जैसे कि जो सर हो गया, किंग हो गया, माई लॉर्ड हो गया, जैसे कि राय जो बहादुर थे उनको भी टाइटल दिया गया है राय बहादुर का। तो इस तरीके से जो है ये टाइटल जो है वो नहीं दिए जा सकते सर का, किंग का, लॉर्ड का। जो पहले जो थे वो दे दिए जाते थे टाइटल्स माय लॉर्ड, सर, किंग, इस तरीके के जो भी टाइटल होगी वो अब नहीं दिए जा सकते। ये आर्टिकल नंबर 17 में मेंशन किया गया है। इसमें जो टाइटल्स की बात करें तो एजुकेशन से रिलेटेड जो टाइटल होंगे, जो आप एजुकेशन से आपको जो टाइटल मिल रहे हैं वही आपके जो टाइटल है वो रहने वाले। जैसे कि आपने एजुकेशन कंप्लीट की और उसके बाद में आपकी डॉक्टर का जो टाइटल है वो लग रहा है, इंजीनियर का जो टाइटल लग रहा है, सीए का टाइटल लग रहा है, लॉयर का टाइटल लग रहा है। जैसे लॉयर का जो टाइटल होता है वो एडवोकेट होता है तो वो आप अपने नेम के आगे यूज कर सकते हो। लेकिन कौन से टाइटल यूज कर सकते हो? एजुकेशन से रिलेटेड आपने एजुकेशन से आपने कोई टाइटल जो है वो लिया है तो उसका आप यूज कर सकते हो। बाकी ऐसे जो टाइटल्स है जो आपने एजुकेशन से नहीं लिए वो आप यूज नहीं कर सकते और ना ही आपको कोई भी ऐसे टाइटल दे सकता है, ना ही आप एक्सेप्ट कर सकते हो। मिलिट्री की बात करें तो मिलिट्री में भी कुछ जो है टाइटल होते हैं जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं वो अपने नेम से पहले यूज करते हैं। जैसे ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, ये सारे टाइटल्स भी आप यूज कर सकते हो। मिलिट्री से रिलेटेड जो टाइटल होगी वो यूज कर सकते हो। और जो एजुकेशन से जो आप टाइटल जो मिलेगी आपको वो आप दो जो टाइटल है वो आप यूज कर सकते हो। लेकिन जो टाइटल जो नॉर्मली आप किसी से ले रही है वो आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते किसी भी प्रकार का टाइटल। तो ये आर्टिकल नंबर जो 18 है, आर्टिकल नंबर 18 है उसमें जो एबोलिशन होता है वो टाइटल्स का जो एबोलिशन है वो होता है जिससे कि सभी को इक्वल मिले। आप एक व्यक्ति को सर सर बोल रहे हैं और दूसरे व्यक्ति को कुछ नहीं बोल रहे तो उस जो दूसरा व्यक्ति जो है उसे तो ये लगेगा कि मैं तो कोई नीचे हूँ, मैं इनसे नीचे हूँ, ये हूँ। तो किसी को भी जो है ऐसी फील ना आए कि वो जो है सोसाइटी उससे नीचे का है। तो इसलिए जो एबोलिशन होता है टाइटल का वो होता है ताकि जो दोनों जो है वो इक्वल फील करे अपने आप को कि हाँ हम इक्वल है, सभी जो लोग हैं वो बराबर है, कोई अपने आप को सुपीरियर भी ना समझे। इसलिए जो टाइटल है उनका एबोलिशन किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल नंबर 19 की। जो राइट टू इक्वलिटी जो था अपना वो पूरा हो गया है। तो अब जो है हाँ तो राइट टू फ्रीडम आ गया है। जो नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट है, जो सेकंड जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के बारे में देखेंगे तो राइट टू फ्रीडम के बारे में आपको बताऊं कि इसमें जो आर्टिकल है वो 19 से लेके 22 तक जो आर्टिकल है वो राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड आर्टिकल्स इसमें दिए हुए हैं। सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करेंगे आर्टिकल नंबर जो 19 है उसके बारे में। 19 जो है वो सिक्स टाइप के जो राइट्स है वो कंटेन करता है। आर्टिकल नंबर जो 19 है वो 6 टाइप्स के जो राइट्स है वो कंटेन करता है। ऑल सिटीजन जो सभी जो सिटीजन है उनके पास में ये जो 6 टाइप के जो राइट्स होंगे वो होंगे। तो सबसे पहले जो देखते हैं आर्टिकल 19(1) में जो 6 में जो 1 है, 6 में जो फर्स्ट राइट है उसमें भी जो है कुछ पार्ट्स है तो वो देखते हैं। ए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। जो फ्रीडम है किसी भी इंसान को फ्रीडम है बोलने की और
अपने जो एक्सप्रेशन है उनको एक्सप्रेस करने की उसे पूर्णतः आज़ादी है कि वो कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी स्पीच वो कर सकता है या एक्सप्रेस जो है वो कर सकता है। फ्रीडम ऑफ टीवी, टीवी की फ्रीडम है, और जो प्रेस जो है, जो पत्रकारिता जो है उसकी भी स्वतंत्रता है, और जो सोशल मीडिया है उसकी भी पूर्णतः स्वतंत्रता है। आप इन तीनों चीज़ों का फुल्ली यूज कर सकते हो, आपको इस चीज़ से, इन तीनों चीज़ों से कोई भी नहीं रोक सकता है। राइट टू लाइव टेलीकास्ट, जो लाइव जो टेलीकास्ट है, जो न्यूज़ चैनल्स जो है वो लाइव जो टेलीकास्ट करते हैं उसके लिए भी उनके पास भी राइट है कि वो लाइव जो टेलीकास्ट है वो कर सकते हैं, उनके पास भी वो राइट है, तो उस चीज़ से उन्हें कोई भी नहीं रोक सकता। राइट टू प्रोटेस्ट, जो है उनके पास में, पब्लिक के पास में जो है प्रोटेस्ट करने का भी एक राइट है। डिमोनिस्ट्रेट जो करने का जो राइट है वो भी राइट है, बट नॉट द स्ट्राइक, और जो स्ट्राइक जो है, लेकिन जो है स्ट्राइक करने का जो है वो उनके पास में राइट नहीं है। स्ट्राइक में क्या आते हैं, स्ट्राइक में देखते हैं, स्ट्राइक में जैसे कि रोड ब्लॉक कर दिया है, मार्केट को बंद करवाते हैं जबरदस्ती, रोड जाम कर लेते हैं, इस रेलवे की लाइन पे वो भी जाम कर लेते हैं, तो उस तरीके का कुछ भी तरीके का जो है जिससे कि दूसरे जो पब्लिक है उसे जो है प्रॉब्लम आ रही है, उन सभी चीज़ों को जो है स्ट्राइक बोलते हैं। जिससे कोई दूसरी जो पब्लिक है वो अगर परेशान हो रही है तो उसे स्ट्राइक कहते हैं। और प्रोटेस्ट और जो डिमोनिस्ट्रेट है उसमें जो रहता है कि जो शांतिपूर्वक आप किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं शांतिपूर्वक बैठ के कहीं पे भी, या कुछ भी ऐसे तरीके से कर रहे हैं जिससे कि कोई दूसरी जो पब्लिक है उसे परेशानी ना हो, तो उस चीज़ के लिए आपके पास में राइट्स हैं। राइट टू इंटरनेट, जो इंटरनेट है उसके लिए भी आपको राइट है कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है, इंटरनेट का यूज़ करने का जो आपका अधिकार है, उससे आपको कोई भी नहीं छीन सकता। वो बात अलग है कि आपके लिए, आपके एरिया में, किसी भी स्पेसिफिक एरिया में कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए जो इंटरनेट है वो बंद कर दिया जाता है। वो कोई भी ड्यू टू कोई भी जो एग्ज़ाम है उससे, उसके रिलेटेड हो, एग्ज़ाम से हो रही हो, या फिर कोई ऐसी हिंसा जो है वो अगर उग्र हो रहा हो, उजागर हो रहा हो, या फिर कुछ भी इस तरीके की घटना हो रही हो जिससे कि इंटरनेट का जो है वो यूज़ हो रहा हो उस चीज़ के अंदर, तो उस केस के अंदर जो है गवर्नमेंट कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ एक जो स्पेसिफिक एरिया होता है उसके अंदर जो है इंटरनेट की रोक लगा सकती है। लेकिन ये अपना एक अधिकार है कि हमको जो है हमें जो है वो इंटरनेट का पूर्णतः यूज़ हमें मिले, उस चीज़ का भी अपने को अधिकार दिया जाता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें प्राप्त हो, वो हमें मिले, उस चीज़ का भी राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है। आर्टिकल नंबर 19 में ही फर्स्ट का जो बी पार्ट है, बी जो राइट है उसकी बात करें, राइट टू असेंबल पीसफुल विदाउट आर्म्स, जो बी जो है वो हमें ये राइट देता है कि हम कहीं पे भी एकत्रित हो सकते हैं, कहीं पे भी जमा हो सकते हैं पीसफुल तरीके से बिना कोई भी झगड़े के, लड़ाई के, किसी भी दंगे फसाद के बिना हम लोग आराम से पीसफुली कहीं पे भी मिल सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं। इस चीज़ का अधिकार हमें बी पार्ट के अंदर दिया गया है, 19 आर्टिकल के अंदर दिया गया है। अभी जो 6 जो टाइप है, तो उनमें से दो जो टाइप है ए और बी, उसके के बारे में हमने देखा है। अभी जो 4 जो राइट और है वो हम आगे देखेंगे, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बात करें, आर्टिकल नंबर 19 ही अभी चल रहा है। जो थर्ड जो टाइप है, इसका थर्ड जो राइट है वो ये है, राइट टू फॉर्म यूनियन, एसोसिएशन और कोऑपरेटिव, जो हमें अधिकार है कि कोई भी हम लोग यूनियन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, कोई भी एसोसिएशन बना सकते हैं, या फिर कोऑपरेटिव जो है वो बना सकते हैं। इस चीज़ का हमें जो है आर्टिकल 19 जो है वो हमें राइट देता है कि आप कोई भी तरीके का संघ जो है वो बना सकते हो, उसको रजिस्टर्ड करवा के हम लोग कोई भी यूनियन बना सकते हैं। अब जो राइट, जो फोर्थ जो राइट है उसकी बात करें, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडियन टेरिटरी के अंदर किसी भी स्टेट में, किसी भी जगह पे हम लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं, घूम सकते हैं। वो इसलिए कि आपको कहीं पे भी जाने के लिए पासपोर्ट या फिर किसी भी वीज़ा की जरूरत नहीं पड़ेगी। इंडिया टेरिटरी के अंदर आप कहीं पे भी जा सकते हो, इस चीज़ से आप बिल्कुल फ्रीली मूव कर सकते हो, बिल्कुल फ्री तरीके से आप कहीं पे भी जा सकते हो, कोई भी परमिशन की जरूरत भी आपको नहीं पड़ने वाली इंडियन टेरिटरी के अंदर। और फिफ्थ जो राइट है वो ये है, राइट टू रिसाइड एंड सेटल डाउन इन एनीवेयर थ्रू आउट इंडियन टेरिटरी। जो फोर्थ जो टाइप था इसके अंदर ये था कि आप कहीं पे भी जा सकते हो, घूम सकते हो। और जो फिफ्थ जो है वो हमें ये राइट दे रहा है कि आप कहीं पे भी रह सकते हो, या फिर कहीं पे भी बस सकते हो, जाके कहीं पे बस सकते हो, किसी भी एरिया में आप रहना शुरू कर सकते हो इंडियन टेरिटरी के अंदर कहीं पे भी। इस चीज़ का भी आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अधिकार देता है। एफ की बात करें, आर्टिकल नंबर जो 6 है उसकी 6 जो है उसकी ही बात करें, तो राइट टू प्रॉपर्टी, जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो अबोलिश कर दिया गया किसके द्वारा, 44 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1978। ये कहाँ से आ गया बीच में, ये नहीं रहेगा इसमें, ये नहीं आएगा। इसकी जगह आप लोग ये एफ जो है वो यही है लास्ट। इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा यहाँ पे, राइट टू रिमेन साइलेंट।
कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो आपको ये भी अधिकार देता है कि आप जो है साइलेंट किसी भी चीज़ का जो जवाब आपसे कोई ले रहा है तो वहाँ पे आप जो है साइलेंट रह सकते हैं। आप जो है वहाँ पे कुछ भी आप नहीं बोलना चाह रहे हैं तो आप नहीं बोलते हैं। इस चीज़ का आपको राइट दिया जाता है। आपसे कोई भी ज़बरदस्ती कुछ बुलवाने की नहीं वो कर सकता है। आप अगर चाहते हैं कि मैं साइलेंट रहूँगा तो आप उस केस में साइलेंट रह सकते हैं। इस चीज़ का जो है आपको राइट दिया गया है। एफ की बात करें तो इस चीज़ में ये राइट है आपको। एफ में आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट देता है कि आप किसी भी तरीके का जो प्रोफेशन है, कोई भी काम है, कोई भी जो बिजनेस है वो या फिर कोई ट्रेड है वो कर सकते हो। इस चीज़ का आपको राइट है। कुछ भी आपको जो सही लगे वो चीज़ आप कर सकते हो। कोई भी प्रोफेशन कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो, कोई ऑक्यूपेशन कर सकते हो या फिर कोई बिजनेस चला सकते हो या कोई ट्रेड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो। इस चीज़ का आपको राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशन देता है। आपके ऊपर फिक्स नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ यही काम करना है। इस चीज़ से किसी भी प्रकार का दबाव या फोर्स आपके ऊपर कोई भी नहीं कर सकता है। तो इस चीज़ का आपको राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन देता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिकल नंबर 20 के बारे में। आर्टिकल जो नंबर 20 है वो भी राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया कि जो राइट टू फ्रीडम है वो 22 आर्टिकल तक है, 90 आर्टिकल से लेके 22 आर्टिकल तक है। अगर आपको एक चीज़ और बताता हूँ मैं, आप जैसे कि अब फंडामेंटल ड्यूटी चल रही है, अगर आप इनकी मेन मेन चीज़ें भी याद कर लें कि जैसे जो पार्ट जो थर्ड है वो फंडामेंटल राइट्स का है। उसके अंदर जैसे कि फंडामेंटल राइट्स के जो आर्टिकल है वो कहाँ से कहाँ तक है। इसी में जैसे कि ये फंडामेंटल राइट्स है तो जैसे राइट टू, अब ये फ्रीडम चल रहा है, राइट टू फ्रीडम चल रहा है तो इसके जो आर्टिकल हो गए वो 19 से 22 तक है। तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछता है तो उसमें आप इस चीज़ों से भी आंसर कर सकते हो कि हाँ ये ही होगा, क्योंकि ऑप्शन जो है बहुत कम रेयर चांस होता है कि एकदम जो पास के जो है ऑप्शंस आए आर्टिकल से रिलेटेड। तो आप ऐसे जो मेन मेन चीज़ें जो है वो मेन जो आपको है इनके बारे में ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से क्या आ रही है। तो उसके बारे में आपको जरूर से ध्यान रखना चाहिए। ये भी आपके लिए हेल्पफुल होता है। एक शॉर्ट जो समरी होती है वो भी आपको बना के रखनी चाहिए। मैं आपके लिए एक बाद में अपलोड भी करूँगा ऐसा ही एक शॉर्ट समरी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो पॉइंट्स होंगे वो बताए जाएंगे कि कौन से आर्टिकल के अंदर क्या है क्या नहीं है। अब आर्टिकल नंबर जो 20 है उसकी बात करें तो आर्टिकल जो 20 है वो भी राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड ही है। अब जो राइट टू फ्रीडम इसमें क्या दिया गया है, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। जो ऑफेंस जो है कोई भी तरीके का जो अपराध है उसके अंदर जो है प्रोटेक्शन जो है वो क्या है क्या नहीं है। अपराध से रिलेटेड जो प्रोटेक्शन से जो राइट्स है फ्रीडम की वो क्या है वो आर्टिकल 20 के अंदर दिए हुए। फर्स्ट जो है इसमें ये है कि पनिशमेंट जो है कैन बी गिवन विथ एग्जिटिंग जो लॉज है। जो जैसे आपने जो है कोई अपराध किया है तो उसकी जो सज़ा जो होती है वो, अगर आपके अपराध जो है आज आपने कोई अपराध किया है, आप आज अरेस्ट हो जाते हो, लेकिन जो उसका जो डिसीजन आता है कोर्ट का वो 5 साल बाद में आ रहा है, 5 ईयर बाद में आ रहा है। जो आज जो इस जो क्राइम की जो सज़ा है, आज जो इस क्राइम की जो सज़ा है वही आपको 5 साल बाद में भी वही जो सज़ा होगी वो आपको मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि 5 साल बाद में अगर क्राइम की जो सज़ा है वो चेंज हो जाती है तो आपको जो न्यू जो सज़ा होगी वो मिलेगी। ऐसा नहीं होता है। जो जब आपने जो क्राइम किया है उस टाइम पे जो पनिशमेंट थी वही आपको मिलेगी। लॉ कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम पास्ट। जो लॉ होगी, जो कानून होगी वो इम्प्लीमेंट नहीं किए जा सकते पास्ट से, पुराने जो है उससे, पास्ट जो पुराने जो लॉज हैं उससे इम्प्लीमेंट नहीं किए जा सकते। ठीक है। जो लॉ होंगे, जो भी कानून होंगे वो पास्ट से जो है जो अतीत होगा, पास्ट जो होगा, जैसे कि आज जो है कोई पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया तो उसको आज से ही लागू, अगर आज से वो लागू हो रहा है तो वो आज से ही अप्लाई होगा, आज से ही इम्प्लीमेंट किया जाएगा उसको। ऐसे नहीं कि आज कोई लॉ बना और उसे 5 साल पहले, 5 ईयर पहले के जो केसेस हैं उनके अंदर ही इम्प्लीमेंट कर दिया गया है कि आप जैसे आज कोई लॉ बन रहा है तो वो 5 साल पहले जो किसी ने किया हो उसमें भी वही लॉ आप यूज़ नहीं कर सकते हो। इम्प्लीमेंट जो है वो लॉ जब बन रहा है तो उसी टाइम से लागू किया जा सकता है। पास्ट जो है, जो पुराना जो है उससे अप्लाई नहीं किया जा सकता उसको। तो ये जो है वो पनिशमेंट से रिलेटेड और लॉ से रिलेटेड जो है वो था तो आर्टिकल नंबर 20 के अंदर फर्स्ट के अंदर। सेकंड बात करें तो सेकंड में नो डबल पनिशमेंट फॉर सेम ऑफेंस। जो एक जो सेम जो ऑफेंस है, एक जो सेम जो क्राइम है, अपराध है, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पनिशमेंट मिलेगी, एक ही जो पनिशमेंट होगी वो मिलेगी एक जो अपराध है उसके लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कोई एक जो है वो क्राइम आपके ऊपर लगा है और उसके ऊपर आपको 2 बार जो है वो सजा, जो पनिशमेंट जो है वो दे दी जाए। ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ और सिर्फ आपको एक अपराध के लिए एक बार ही जो है सजा दी जाएगी। और थर्ड जो है, नो पर्सन शैल बी कंप्लेन्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। कंपेल्ड मतलब कि कोई भी जो व्यक्ति है, 2% कोई भी जो व्यक्ति है वो कंपेल्ड मतलब खुद के लिए जो गवाह है, खुद के लिए। विटनेस मतलब कि गवाह, खुद के लिए गवाह जो है वो नहीं बनाया जा सकता। स्वयं के लिए अगेंस्ट हिमसेल्फ, खुद के लिए। जैसे कि आपने कोई क्राइम किया हो, आपने कोई अपराध किया है और उस केस के अंदर आपको ही विटनेस, आपको ही गवाह, आपको ही विटनेस मतलब आपको ही विटनेस नहीं बनाया जा सकता। आपको ही विटनेस नहीं बनाया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कंपेल्ड, बाध्य
कंपेल्ड मानी बाध्य मतलब कि फोर्स, कंपेल्ड या फोर्स। आप किसी भी व्यक्ति को खुद के अगेंस्ट जो है विटनेस बनाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, कंपेल्ड नहीं कर सकते। ये जो है तीन जो है वो राइट आर्टिकल 20 हमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो देता है कि किसी भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ जो है वो गवाह विटनेस नहीं बनाया जाए। नहीं, ऐसा अगर नहीं होता तो पुलिस जो होती वो किसी भी व्यक्ति को मार मार के उसी के मुंह से हाँ बुलवा देती कि हाँ मैंने क्राइम किया है और उसे सजा मिल जाती। तो ऐसा कोई है पुलिस में कर ही नहीं सकता। तो इस चीज़ के लिए जो है आर्टिकल 20 है। किसी को 2 बार जो है पनिशमेंट ना मिल जाए इसके लिए भी आर्टिकल 20 है। किसी भी लॉ को जो है वो पास्ट से जो है लागू ना कर दिया जाए या फिर सजा जो है वो जो है उस टाइम पे जो क्राइम है उसी टाइम की मिले, इस से भी जो है वो ध्यान रखा जाए। इसके लिए ये तीनों जो रूल है वो आर्टिकल 20 के अंदर आते हैं। अब आर्टिकल जो है 21 उसकी बात आर्टिकल 21 की बात करें, आर्टिकल 21 की बात करें तो आर्टिकल जो 21 है वो राइट टू फ्रीडम से ही रिलेटेड है। राइट टू फ्रीडम का ही आर्टिकल है आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें जो राइट्स की बात करें तो इसमें जो राइट्स जो होंगे वो लाइफ, खुद की जो लाइफ से रिलेटेड जो राइट्स है वो, और जो पर्सनल जो लिबर्टी है उससे रिलेटेड जो राइट्स रहने वाले हैं वो आर्टिकल नंबर 20 के अंदर आने वाले हैं। तो देखिए सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये आर्टिकल रहने वाला है और ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। No person shall be deprived of his life and personal liberty except according to procedure established by law। जो कोई भी जो व्यक्ति है उसको उसके जीवन, उसकी जो लाइफ जो है वो उससे, या फिर उसकी जो व्यक्तिगत जो पर्सनल जो स्वतंत्रता है, लिबर्टी है, स्वतंत्रता है, उससे जो है वंचित नहीं किया जा सकता, डेप्रिव्ड नहीं किया जा सकता, उससे उसको वंचित नहीं रखा जा सकता। एक्सेप्ट, इसमें भी एक्सेप्शन है कि सिवाय सिर्फ और सिर्फ उस केस में उससे जो है इस चीज़ का राइट उससे छीना जा सकता है। कोई भी जो कानून के द्वारा जो इस्टेब्लिश किया गया जो रूल है, लॉ है, उसमें कुछ है ऐसा कि जिसकी वजह से उसकी जो लाइफ है, पर्सनल जो है स्वतंत्रता, उससे जो है कोई भी चीज़ का हो रहा है। जैसे कि कोई है क्रिमिनल है, कोई क्रिमिनल है, वो ये बोलता है कि मेरा तो फंडामेंटल राइट है कि मैं मेरी लाइफ आराम से बाहर रह के जी सकता हूँ, तो मुझे जो है जेल में मत डालो। तो उस केस में ये जो है इसकी जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का जो राइट टू फ्रीडम का जो फंडामेंटल राइट है वो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। एक्सेप्ट ये जो है एक्सेप्शन है अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। जो लॉ से जो है कानून द्वारा जो स्थापित जो प्रक्रिया है उसमें अगर कुछ ऐसा हो रहा है कि जो राइट टू फ्रीडम से उसे नहीं दी जा रही है, राइट टू फ्रीडम नहीं दी जा रही है, तो वहाँ पे जो है एक्सेप्शन होगी। लेकिन बाकी जो नॉर्मल जो केसेस होंगे उनके अंदर किसी भी व्यक्ति की जो लाइफ और जो व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता है उसके ऊपर रोक नहीं लग सकती है, उसके ऊपर उससे उसे नहीं रोका जा सकता। उसे फुल टू अपनी अथॉरिटी है कि वो अपनी लाइफ को, अपना जो व्यक्तित्व जो है, व्यक्तिगत जो है आज़ादी, उसका उसे पूरा पूरा अधिकार है। ऐसे ही बात करें कोई एग्जांपल के लिए तो इसमें जो मेनका गांधी का जो केस था उसके बारे में देखिए। मेनका गांधी जो केस था ये 1978 में होता है। 1978 में मेनका गांधी का जो केस था वो ये होता है कि इसमें जो गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है कि इनका जो पासपोर्ट था वो ले लेती है, पासपोर्ट को जो है वो अपने अधिग्रहण में कर लेती है। तो उस टाइम पे मेनका गांधी जो थी सुप्रीम कोर्ट जाती है और उन्होंने ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में अपील करती है कि आर्टिकल जो 21 है उसके तहत मुझे राइट टू लाइफ और मेरी जो पर्सनल जो स्वतंत्रता है उसका जो है हनन हुआ है। तो इस केस के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट जो थी उन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिव्यू कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है आर्बिट्री जो एग्जीक्यूटिव है, जो मनमाने जो कार्यकारी जो कार्य है, मतलब कि जो ऐसे जो काम है, जो एग्जीक्यूटिव जो ऐसे कोई काम कर रही है, मनमानी जो काम कर रही है, मन में आ गया वही जो एग्जीक्यूटिव काम कर रही है वो। और साथ ही साथ में जो आर्बिट्री जो लेजिस्लेटिव एक्शन है, जो मनमानी जो लेजिस्लेटिव के जो काम है, वो यदि फंडामेंटल जो राइट्स है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन में है उसके जो विरुद्ध जा रहे हैं, कोई ऐसे काम, जैसे कोई भी मनमानी काम जो एग्जीक्यूटिव है वो कर रही है और ऐसा ही सेम जो मनमानी काम जो लेजिस्लेटिव जो है वो कर रही है, तो वो जो काम है, वो जो कार्य है, वो यदि फंडामेंटल राइट और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके विरोध में है तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट उन्हें एबोलिश कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट जो है उन्हें खत्म कर सकती है। इस चीज़ का जो है सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन जो है वो दिया था। तो इस केस के अंदर मेनका गांधी केस था। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मेनका गांधी जो केस था ये बहुत ही उस टाइम पे हाईलाइटेड केस था, क्योंकि तब इंदिरा गांधी की ही सरकार थी और ये उनकी ही फैमिली से थी। तो इस वजह से जो ये आर्टिकल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे कोई भी जो आर्टिकल हो, ऐसा कोई भी जो आर्टिकल हो जिसके अंदर कोई भी जो केस हुआ हो या फिर उसके अंदर कोई अमेंडमेंट हुआ हो या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो चेंजमेंट की गई हो या फिर कुछ ऐसा जो
करंट के अंदर चेंजमेंट हुआ हो या फिर करंट में उस चीज़ का यूज़ हुआ हो, तो उस आर्टिकल से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिलहाल जो है प्रेजेंटली फॉलोइंग राइट्स का अंडर आर्टिकल 21 के अंदर जो राइट्स अब आ रहे हैं, कौन कौन से जो राइट्स है वो फिलहाल जो है प्रेजेंट के अंदर मिल रही है, उनकी बात करें तो राइट टू ट्रेवल अबाउट जो है, इनको पासपोर्ट जो जब्त किया था मेनका गांधी का वो इसीलिए कि ताकि वो कहीं विदेश जो है वो ना चली जाए। तो अब आपको है राइट है किसी भी अबाउट में ट्रेवल करने का, कहीं पे भी ट्रैवल करने का, राइट टू हैव पासपोर्ट, आपके पास भी पासपोर्ट हो इस चीज़ का भी अधिकार है आपको। राइट टू एजुकेशन, आपको एक एजुकेशन मिले जो है, आपको जो एजुकेशन जो लेनी है उस चीज़ का भी आपको राइट है, आप जब चाहे जब जितना चाहे उतना एजुकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी जो है आपकी जो खुद की जो निजिता, खुद की जो प्राइवेसी है, निजिता है, उस चीज़ से रिलेटेड भी आपको राइट दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए। सुसाइड इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, जो सुसाइड जो है, सुसाइड की बात करें तो ये फंडामेंटल राइट नहीं है, इट इज़ ए पनिशेबल ऑफेंस, ये पनिशेबल जो है ऑफेंस से दंडनीय अपराध है। सुसाइड जो है वो अपराध है, कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू गेट क्लीन इन्वायरमेंट एंड क्लीन वाटर, जो क्लीन जो है वो साफ सुथरा वातावरण और जो साफ सुथरा जो पानी है ये आपको मिले, इस चीज़ का भी आपको राइट है। राइट टू गेट मेडिकल एड इन इमरजेंसी, इमरजेंसी के अंदर आपको जो मेडिकल जो है चिकित्सा से जो आपको सहायता है वो मिले, तो उस चीज़ का भी आपको अधिकार है। राइट टू फूड, फूड का जो है आपको खाना मिले, इस चीज़ का भी अधिकार है। इसी के तहत आपको जो है जो गवर्नमेंट जो है वो जो ऐसे जो लोग हैं जिनको फूड की जो है नहीं मिल पाता, तो उन्हें फ्री में जो है फूड के जो गेहूँ होते हैं वो सब चीज़ें जो है गवर्नमेंट उन्हें मंथली जो है देती है, ताकि सभी को भोजन मिले। तो भोजन का जो अधिकार है उसी के तहत ये सब चीज़ मिलती है। राइट टू फूड, राइट टू सफिशिएंट स्लीप, ये भी आपका राइट है कि आपको जो पर्याप्त मात्रा के अंदर आपकी नींद जो है वो पूरी हो, आपको नींद मिले, सफिशिएंट जो है नींद मिले, उस चीज़ का भी आपको राइट है। राइट टू लिव लाइफ विथ डिग्निटी, आप जो है अपना जो जीवन जो है वो सम्मानपूर्वक, जो डिग्निटी रेस्पेक्ट के साथ में आप अपना जो लाइफ है उसको जिए, उस चीज़ का भी आपको अधिकार है। राइट टू शेल्टर, जो आप शेल्टर की बात करें, आश्रय, आश्रय का जो है आपको अधिकार है, मतलब कि रहने के लिए आपकी जगह हो, उस चीज़ का भी आपका अधिकार है। राइट टू मैरी, आपको जो है शादी करने का, विवाह का जो है राइट है वो भी दिया जाता है। राइट टू लिव इन रिलेशनशिप, जो लिव इन जो रिलेशनशिप है उसके लिए भी आपको राइट दिया जाता है कि आप जो है लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, इस चीज़ का भी आपको अधिकार है। तो ये सारी जो राइट्स है आपकी जो पर्सनल जो लाइफ है उससे लेकर स्वतंत्रता से लेकर ये सभी के सभी जो है राइट्स आपको आर्टिकल नंबर 21 के अंदर दिए जाते हैं। तो अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि ये आर्टिकल जो 21 है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, क्या इसमें ऐसी खास बात है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। आर्टिकल नंबर 21, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम की जो मेन जो आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 21 ही है, इसी के अंदर जो है जितना भी जो है वो सब कुछ इसी में आ जाता है, मेन जो बात करें उनकी। अब आगे जो आर्टिकल 22 है और जो राइट टू फ्रीडम का जो लास्ट जो आर्टिकल है उसको भी देखते हैं। आर्टिकल 21 ए के बारे में देखते हैं। आर्टिकल जो 22 है वो इसके बाद में है। आर्टिकल 21 जो है वो ऐड किया जाता है 86 जो कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट एक्ट था उसके जरिए जो है वो आर्टिकल जो 21 ए है उसको ऐड किया जाता है। और ये कब होता है अमेंडमेंट, ये 2002 के अंदर होता है। अब इसमें क्या ऐड किया जाता है वो भी इसमें जो प्रावधान जो जोड़ा गया वो ये प्रोविजंस जो जोड़े गए वो ये है कि जो फ्री और जो कंपलसरी जो एजुकेशन है, फ्री मतलब गवर्नमेंट जो स्कूल्स होती है उनके अंदर गवर्नमेंट स्कूल्स में जो फ्री एजुकेशन है वो दी जाती है। तो फ्री एजुकेशन की जो है फ्रीडम है कि आपको फ्री जो है एजुकेशन मिले। और जो कंपलसरी मतलब जो कंपलसरी जो मेन जो एंड कंपलसरी, कंपलसरी में जैसे कि जो एक रहती है कि इतना तो पढ़ा हुआ होना ही चाहिए, अनिवार्य, कंपलसरी अनिवार्य, जो जिससे कि आप लोग कोई भी व्यक्ति है वो काउंटिंग हो गया 1 2 3 ये काउंटिंग हो गई, अपना जो नेम लिखना या फिर कुछ बोलना पढ़ना, जो नॉर्मल जो पढ़ाई है वो तो सभी को एजुकेशन मिलनी चाहिए कि जिससे वो अपना जो है आगे बढ़ सके, थोड़ा बहुत जो है वो कुछ कर सके, उसके साथ में चीटिंग ना हो। तो उससे रिलेटेड जो है कंपलसरी जो एजुकेशन है उस सभी चिल्ड्रन को मिलनी चाहिए। 6 से 14 साल के 6 से 14 ईयर्स के जो एज के जो बच्चे हैं उनको फ्री और कंपलसरी जो एजुकेशन है वो मिलनी चाहिए। इस चीज़ का प्रावधान जो है 21 ए जो आर्टिकल है उसके अंदर जोड़ा जाता है। 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है 2002 उसके जरिए जोड़ा जाता है। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो ये है कि जो आर्टिकल जो 21 ए जो है उसी के ध्यान में, उसी के ऊपर जो आरटीई एक्ट जो था 2009 का वो इम्प्लीमेंट किया गया, वो लागू किया गया। आरटीई की बात करें तो आरटीई जो है वो ये है कि राइट टू एजुकेशन ये 2009 के अंदर एक्ट बनता है और ये गवर्नमेंट के द्वारा पास किया जाता है कि सभी को शिक्षा का अधिकार हो। तो ये इम्प्लीमेंट ये 21 ए के अंदर ही इम्प्लीमेंट किया जाता है। और ये इम्प्लीमेंट कब किया जाता है तो ये 1 अप्रैल 2010 से जो है ये इंप्लीमेंट किया जाता है। 1 अप्रैल 2010 से इसलिए इंप्लीमेंट किया जाता है क्योंकि इस टाइम पे जो स्कूल का जो न्यू सेशन जो होता है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे इस टाइम से ये इंप्लीमेंट कर दिया गया है कि जितने भी न्यू एडमिशन हो उन सभी के अंदर ये ऐड किया जाए कि राइट टू एजुकेशन 2009 की जो आर्टिकल ये एक्ट है वो जोड़ा जाए। अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 22 की। ये आर्टिकल जो 22 है वो हमें प्रोटेक्शन देता है अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशन, जो मनमानी जो
गिरफ्तारी या फिर नज़रबंदी होती है, नज़रबंदी डिटेंशन, जो नज़रबंदी अपनी जो नज़र के सामने अपने को जैसे कोई बंदी बना लेता है, नज़र के सामने रखता है, तो उसमें डिटेंशन होता है, ये नज़रबंदी रहती है। नज़रबंदी या फिर अरेस्ट हो जाते हैं, गिरफ्तारी। मनमानी आर्बिट्री, मनमानी मनमानी जो रहती है, अरेस्ट पुलिस वाला जो है, पुलिस जो है वो अपनी इच्छा से, अपनी मनमानी से किसी भी पर्सनल यूज़ के लिए या फिर किसी पर्सनल दुश्मनी के अंदर आपको अरेस्ट कर लेती है या फिर नज़र में बंदी बना के रखती है। तो इन केसेस के अंदर आर्टिकल जो 22 है ये आपको कुछ राइट्स देता है। उन राइट्स की बात करें तो राइट टू नो द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, आपको अधिकार है कि आप जो अरेस्ट जो है उसके जो ग्राउंड्स हैं, आपको किस के आधार पे जो है अरेस्ट किया गया है उसके बारे में आपको पता हो, इस चीज़ का आपको अधिकार है। राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर एडवोकेट, आपको जो है राइट ये भी दिया जाता है कि आप किसी भी जो एडवोकेट है उससे कंसल्ट करें, उससे परामर्श करें या फिर उससे जो है बचाव के लिए जो भी जो लीगल जो भी प्रैक्टिस है, जो भी है लीगली, जो एडवोकेट है, वकील जो है वो उससे आप कंसल्ट कर सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं खुद के बचाव के अधिकार के लिए, ये भी आपका अधिकार है। राइट टू बी प्रोड्यूस्ड बिफोर जज विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट, आपके पास भी ये भी अधिकार है कि आपको जो है जज के सामने, बिफोर जज के सामने 24 आवर्स के अंदर अरेस्ट किया, आपको अरेस्ट करते ही 24 आवर्स के अंदर आपको जज के सामने पेश करना पड़ेगा, ये भी आपका अधिकार है। इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है कि अगर आप सैटरडे हो जाता है, तो यदि सैटरडे को कोई व्यक्ति अरेस्ट होता है तो उसको मंडे को जब कोर्ट जो ओपन होगा मंडे को तभी पेश किया जाता है। तो इस केस के अंदर ये 24 आवर्स का जो है वो नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पे जो वर्किंग डे होता है वही काउंट होते हैं। राइट टू बी रिलीज आफ्टर 24 आवर्स अनलेस जज ऑथराइज फॉर द डिटेंशन, यदि 24 घंटे आपको अरेस्ट हुए हो चुका है और जो जज जो है वो आगे आपको डिटेंशन जो है अरेस्ट के लिए नहीं, आपके ऊपर कोई वो जज जो है वो कोई आदेश नहीं देता है आगे भी डिटेंशन रखने के लिए, तो आपको 24 आवर के अंदर, 24 घंटे के अंदर आपको रिलीज़ कर दिया जाएगा, रिलीज़ कर दिया जाए, ये आपके पास में भी राइट है। तो ये जो है राइट्स थे आपकी अरेस्ट, इससे रिलेटेड, अरेस्ट और डिटेंशन से रिलेटेड, जो कि आर्टिकल नंबर 22 में आता है। आपको ये सारी चीज़ें जो है वो तो ध्यान में आ जाएगी, आपको मेन जो बात ये याद रखनी है, आर्टिकल 22 जो है उसमें मेन जो चीज़ है वो ये है कि आपको प्रोटेक्शन है अगेंस्ट आर्बिट्री जो अरेस्ट है वो और डिटेंशन जो है उसके खिलाफ जो है आपको राइट टू फ्रीडम के फंडामेंटल राइट के अंडर आर्टिकल 22 में आपको ये राइट मिलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आज की क्लास में इतना ही हम लोग कवर करेंगे। आज की क्लास में हमने आर्टिकल जो है, आज की क्लास में जो आर्टिकल हैं वो हमने कवर किए हैं आर्टिकल 12 से आर्टिकल 22 तक जो है आर्टिकल्स, वो हमने पूरे डीप नॉलेज के साथ में, पूरे डीप नॉलेज में हमने कवर किए हैं। हमने एक एक बात जो है आर्टिकल की वो देखिए, जो एग्जैक्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है वही हमने सब कवर किया है, और जो आपको जो ध्यान रखने वाली बात है वो मैंने आपको अलग से बताई है, अलग से जो है बताई है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो सभी आपको भी मैंने नोट्स में रखा है इसके अंदर, स्लाइड के अंदर। तो अब जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर आर्टिकल 23 से जो नेक्स्ट जो है राइट वो है फंडामेंटल राइट जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 और 24, तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। संडे को जो थी ऑफ था, संडे के लिए मैं आपके लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ PYQ सीरीज़। अब से संडे को PYQ की एक जो सीरीज़ होगी वो संडे को अपलोड की जाएगी, और वो आपको जो प्लेलिस्ट जो है वो क्वेश्चंस की जो प्लेलिस्ट होगी वो अलग होगी, पॉलिटी की क्वेश्चंस करके प्लेलिस्ट होगी, उसमें भी आपको वो मिलेगी, और साथ ही साथ जो पॉलिटी की जो ये प्लेलिस्ट है इसमें भी आपको ये मिलेगी, दोनों भी मिलेगी। जब आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने होंगे तब, ताकि आपको वहाँ पे क्वेश्चंस की जो प्लेलिस्ट है उसमें आराम से आपको मिल जाए, और जब आप ये पूरा का पूरा जो कोर्स जो कवर कर रहे हो तो आपके बीच में छूट ना जाए, जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट हो रही है वैसे वैसे आपको क्वेश्चंस की भी एक वीडियो मिल जाए PYQ की, तो ये आपके लिए बेस्ट रहने वाला है।